जिंदगी के रंग हजार और तेरा प्यार, दोनों इस तरह मिले कि बात बन गई। जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। दोनों इस तरह मिले कि बात बन गई, हर खुशी सिमट के तेरा साथ बन गई। नमस्कार श्रोताओं, मैं आलोक कुमार एक बार फिर हाजिर हूं अपना विशेष कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग लेकर। दोस्तों, आज के कार्यक्रम का रंग है रचनात्मकता या क्रिएटिविटी की बहुरंगी दुनिया का। आज हमारे स्टूडियो में है एक ऐसी शख्सियत जिनकी क्रिएटिविटी कई रंगों में झलकती है। वो एक गृहिणी है, लेकिन घर की चौखट से आगे निकलकर मंच, रेडियो और साहित्य की दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुकी है। शाहजहांपुर की सांस्कृतिक धरती से आई श्रीमती सोनिका कुलश्रेष्ठ, जिन्होंने अंधा युग जैसे गंभीर नाटक में कृष्ण की भूमिका निभाकर अपने अभिनय की गहराई दिखाई और अयोध्या पीड़ा घन जैसी पुस्तक के माध्यम से उन स्त्रियों का मौन दुख को शब्दों में पिरोया जो अयोध्या में रहकर राम के वनवास की पीड़ा झेलती रहीं। सोनिका जी एक लेखिका, अभिनेत्री, एंकर, संचालक और कवित्री सब कुछ है। तो आइए जानते हैं उनके इस बहुरंगी जीवन के कुछ प्रेरक अध्याय आज के शो में। सोनिका जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस सुखद आमंत्रण के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सोनिका जी, सबसे पहले तो ये बताइए, कैसा लग रहा है यहाँ आकर रेडियो के इस अनुभव के साथ जुड़ना? रेडियो का अनुभव से जुड़ाव तो मेरा बहुत पुराना है। श्रोता के तौर पे कहूँ तो बचपन से सुनती आ रही हूँ मैं विविध भारती, और आर्टिस्ट के तौर पे कहूँ तो मुझे आज का दिन सन 92 का वो स्टूडियो रिकॉर्डिंग याद दिला रहा है, जब मैं पहली बार अपनी शॉर्ट स्टोरी लेके उदयपुर रेडियो स्टेशन गई थी और वहां पे मेरी ब्रॉडकास्ट हुई थी मेरी ही आवाज में। और फिर उसके बाद एक गीतों भरी कहानी भी मैंने वहां पे ब्रॉडकास्ट की थी। तो आज का दिन मुझे सालों पहले ले गया और वही स्टूडियो रिकॉर्डिंग मुझे याद आ रहा है, जो अनुभव पहले दिन मेरा वहां रहा। उसके बाद 2017 में फिर मैं एक रेडियो चैनल से जुड़ी, जहां पे मैं अपनी रचनाएं ब्रॉडकास्ट करती थी। तो इस तरह से मेरा जुड़ाव कहीं ना कहीं आज तक भी रेडियो से जुड़ा हुआ है। वाह, इसका मतलब है कि रेडियो के साथ आपकी जितनी भी यादें हैं वो सब रिवाइव हो गई और जी एक और बिल्कुल, नया उसमें अध्याय जुड़ गया। बहुत खूब। बिल्कुल। शाहजहांपुर साहित्यिक और ऐतिहासिक नगरी है। क्या इस नगरी का आपको अपने हुनर में कोई कंट्रीब्यूशन या योगदान महसूस होता है? जी, योगदान तो पूरा पूरा है। वो कहते हैं ना, जैसा खावे अन्न वैसा होए मन। हम्म। तो ये शाहजहांपुर शहीदों की ऐतिहासिक नगरी है, सांस्कृतिक रंगमंच की नगरी है। यहाँ से बहुत से कलाकार भी रंगमंच पे आए हैं। तो इस नगरी में अगर इस आबो हवा में आप रह रहे हैं और आपके अंदर कोई कला का छोटा सा भी बीज है, तो वो निश्चय ही अंकुरित होगा। और ऐसा मेरे साथ हुआ। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे गुणी जनों के सराउंडिंग्स में रही, उनसे हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिला। तो मेरे हुनर में इस शाहजहांपुर की धरती का पूरा पूरा योगदान है। बहुत खूब। तो शाहजहांपुर शहीदों की भी नगरी है और स्वतंत्रता सेनानियों की भी नगरी है, ये जान के बड़ा अच्छा लगा। जी। अब एक बात बताइए, एक गृहिणी से मंच कलाकार और लेखिका बनने का ये सफर कब शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, और ये जो पहले स्पार्क या चिंगारी जली, ये कैसे जली? जी, लेखिका का तो मैं पहले स्कूल टाइम में भी लिखा करती थी। जैसे बताया मैंने, रेडियो पे ब्रॉडकास्ट हुआ और स्कूल हम्म। मैगजीन्स में मेरी रचना निकलती थी। उस समय इतना इजीली अवेलेबल नहीं था मीडिया, पर मंच कलाकार के तौर पे मैं सबसे पहली बार तब उतरी जब
हमारी यूनिट हेड उस समय थी श्रीमती सुमन चोपड़ा जी। उन्होंने ये निश्चय किया कि इस बार रामलीला महिलाएं करेंगी, यानी पुरुषों का किरदार भी महिलाएं ही निभाएंगी। तो उस दौरान हमारा भी चुनाव हुआ, क्योंकि हमें अभिनय आता नहीं था, पर उनके कहने पे, उनके प्रोत्साहन मिलने पे फिर मैंने भी नाम लिखाया और आज मैं आपके सामने हूँ। तो चलिए फिर उसी बात को दोबारा याद किया। तो आपकी पहली स्टेज परफॉर्मेंस कौन सी थी? ये रामलीला वाली। तो उस दिन कैसा, जब फर्स्ट टाइम आप स्टेज पे गई थी, तो कैसा अनुभव था, कैसा रहा? स्टेज परफॉर्मेंस मेरा पहला वही था, रामलीला का मंचन जब हुआ था, उसमें मुझे भरत की भूमिका दी गई थी। और चूंकि महिला रामलीला ये पहला अनुभव था हम सभी महिलाओं के लिए, तो हम सब 30 दिन की जो प्रैक्टिस चली है हम लोगों की, हम सब उस पूरे प्रैक्टिस के दौरान इतने असमंजस में थे कि पता नहीं हम कैसे लगेंगे कॉस्ट्यूम में, कहीं हास्यास्पद ना लगे, पता नहीं मेकअप कैसा होगा। तो हम सब असमंजस में थे फाइनल डे तक। पर जिस दिन जो फाइनल डे हमारा कॉस्ट्यूम और मेकअप हुआ, उसमें जब हमने अपने आप को आईने में देखा तो हमारा कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे था। हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब शो अच्छा होगा। और जो हमारी एंट्री की गई थी, वो दर्शक दीर्घा के बीच में से हमारी एंट्री कराई गई थी। दर्शक दीर्घा के बीच में से हमें होके मंच पे जाना था। तो जिस वक्त हम दर्शक दीर्घा के बीच में से निकल रहे थे, तो सारे दर्शकों ने खड़े होके जो तालियां बजाई हैं, उससे हमारा कॉन्फिडेंस चरम पे था। और फिर हम सब की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई, और निश्चय ही अच्छी होनी थी जब इतनी तारीफें पहले ही चरण में हमें मिल गई। तो मेरा बहुत ही अच्छा अनुभव रहा स्टेज परफॉर्मेंस का। वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया रहा। आपकी दर्शक दीर्घा से एंट्री हुई स्टेज पे, ये तो एक अपने आप में यूनिक सी बात है। जी, और सभी कलाकारों की पूरी टीम मजा आ गया होगा आपको। चलिए, और परिवार और समाज दोनों भूमिकाओं को निभाते हुए कला के समय और प्रेरणा कैसे ले पाती है? आपको इतना समय मिल जाता है ये दोनों काम करने के लिए, कैसे मैनेज करती है इसको? जी देखिए, प्रेरणा तो हम खुद ही होते हैं। जैसे कोई स्त्री है, आम स्त्री है, हम लोग आम महिला है, चाहे वर्किंग है चाहे गृहिणी है, अगर हमें अपने शौक को जीना है तो उसके लिए हम टाइम निकाल लेते हैं। और गृहिणियों के साथ ये प्लस पॉइंट है कि हम इधर उधर से थोड़ा टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। वर्किंग लेडीज के साथ थोड़ी प्रॉब्लम होती है, पर हाँ, अगर हमारे रामलीला में बहुत सारी वर्किंग लेडीज भी थी जिन्होंने काम किया, पर उन्होंने टाइम मैनेज किया। तो प्रेरणा हम खुद ही हैं अपने कला को आगे बढ़ाने के लिए। चलिए, महिलाओं की इस जीवनी शक्ति और इस सामंजस्य के नाम पे हम एक गाने के लिए रुक जाते हैं और एक गाने का आनंद लेते हैं यहाँ। बिल्कुल। सोचा कहाँ था ये जो हो गया, माना कहाँ था ये लो हो गया, छुट्टी कोई काटो ना है हमको होश में, कदमों को थामो ये है उड़ते जोश में, बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है, बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है।
छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। बादल पे पाँव है, या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। ये। सोनिका जी, आपने धर्मवीर भारती के अंधा युग में कृष्ण की भूमिका निभाई। ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण किरदार है। इस जी। भूमिका को निभाने का अनुभव कैसा रहा, उसके बारे में कुछ बताइए। वो भूमिका वाकई मेरे लिए बहुत अहम थी, क्योंकि वो एक ईश्वर की एक्टिंग मुझे करनी थी। अब जब आप ईश्वर की अभिनय कर रहे हैं तो उसमें संवेदनाएं आपको नहीं दिखानी है। ईश्वर एकदम तटस्थ होता है, एकदम एक कहें कूल होता है, कूल होते हैं कि मतलब उन्हें संवेदनाएं नहीं दिखानी है। पर ये जो धर्मवीर भारती जी का जो प्ले है अंधा युग, इसमें गांधारी का विलाप जब होता है उस समय मुझे लगता है कि कैसे ईश्वर ने अपने आप को रोका होगा। इतना करुण विलाप था कि मतलब आंखों से आंसू आ जाते थे उसको, मतलब उनको सुनते समय। तो कैसे हम गांधारी माँ को वो करेंगे, ढाढ़स बंधाएंगे। तो इसका अनुभव मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत ही चुनौतीपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इमोशंस नहीं दिखाने, अपनी भावनाएं नहीं दिखानी, तटस्थता के साथ अपने डायलॉग बोलना, वो भी ऐसे चुनौतीपूर्ण नाटक में वो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एक एक शब्द में इतना वजन है भारती जी के कि उसे आप जब भी आप बोलेंगे, उसका अभिनय करेंगे, तो एकदम आपके अंदर ना शक्ति संचार का अनुभव होता है। बहुत ही अलौकिक अनुभव था वो श्री कृष्ण की भूमिका अदा करने का। निश्चित रूप से उन दिनों तो आपकी कुछ जीवनचर्या भी बदल गई होगी, क्योंकि आप उसी किरदार को जीती होंगी, कृष्ण के किरदार को जीती होंगी। तो इस नाटक में कृष्ण को आपने किस नजरिए से देखा? एक देवता के रूप में, एक मनुष्य के रूप में जो युद्ध और विनाश के बीच में खड़ा हुआ है? जी, मेरे नजरिए में तो मैंने दोनों को देखा कृष्ण में। जब वो सभासदों को समझाने जाते हैं तो मुझे उनका वो मानवीय रूप दिखता है कि वो कहते हैं कि भाई युद्ध नहीं होना चाहिए, इस तरह आप करिए। और प्ले का जो पहला सीन है जिसमें विश्वव्यापी रूप दिखाया है वो ईश्वरीय रूप है। और प्ले का आखिरी जो गांधारी विलाप का जो सीन है उसमें ईश्वरीय रूप है, क्योंकि कोई ईश्वर ही हो सकता है, वो नहीं पिघल पाएगा। किस तरह गांधारी का करुण क्रंदन था उस सीन में। और उसके बाद भी श्री कृष्ण उन्हें समझा रहे थे कि माता मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, परेशान मत हो, तुमने पुत्रों को खोया। तो वो ईश्वरीय रूप वाकई में, ईश्वर होना अपने आप में बहुत मुश्किल है। उस किरदार को निभा के मेरे को सिर्फ यही लाइन आई। सही बात है, सही बात है। दुनिया में जितना कुछ हो रहा है, एक ईश्वर ही तटस्थ नजरिए से उसको ठीक ठाक कर रहा है। बहुत बहुत मुश्किल है। अगर हम आप आज वैसे भी सोचें कि ईश्वर होना कितना मुश्किल है। अच्छा इंसान होना ही मुश्किल है, तो ईश्वर होना तो कितना मुश्किल होगा। असंभव है। सही बात है, सही बात है। चलिए आगे चलते हैं। महिला रामलीला में भरत और मंदोदरी जैसे चरित्र निभाना भी अलग अनुभव रहा होगा। क्या महिला कलाकारों के लिए ऐसे मंचों पर खुद को अभिव्यक्त करना आसान होता है? कैसा लगता है आपको? नहीं, महिलाओं के लिए नहीं आसान है, क्योंकि महिलाओं की दोहरी जिम्मेवारी होती है। उन्हें घर भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, और जब आप प्ले करते हो तो उसमें 3-3, 4-4 घंटे हमें वर्कशॉप में देना पड़ता है। घर आके भी हम लोग ईयरफोन लगा के अपना काम करते हैं और साथ में वो डायलॉग याद करते हैं, क्योंकि लिप सिंक होता है वहां स्टेज पे। लिप सिंक में क्या है कि अगर 1 सेकंड का पॉज है तो आपको वहां रुकना है, तो बिल्कुल एज इट इज आपको कॉपी करना है। तो हम लोग 3-4 घंटे वहां वर्कशॉप में सीखते थे, और फिर घर आके भी पूरा प्रैक्टिस हमारा चलता ही रहता था। तो बहुत मुश्किल है, और इसमें परिवार का साथ सबसे ज्यादा जरूरी है। जितनी महिलाएं हैं उनके परिवार ने साथ दिया, तभी वो आज मंच पे दिखी, अदरवाइज नहीं दिख सकती थी। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है 4 से 5 घंटा दैनिक दिनचर्या में से निकालना।
नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो इस महिलाओं के टाइम मैनेजमेंट और ये सब के नाम पे हम एक गाने के लिए रुक जाते हैं और एक गाना सुनते हैं यहाँ। बिल्कुल। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदेया, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह ओ बंदेया, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदेया, हर मैदान फतेह। सोनिका जी, आपकी पुस्तकों जैसे अयोध्या पीड़ा घन, परिवर्तन, मातृत्व और दीपोत्सव में गहरे भाव हैं। इन रचनाओं के पीछे मुख्य प्रेरणा क्या रही होगी? कुछ उसके बारे में बताइए। मेरी कोई भी रचना हो, बुक हो, उनकी प्रेरणा मुख्यतः स्त्री और मौन ही होता है। मुझे लगता है स्त्री और मौन एक दूसरे के पर्याय हैं। मौन विषम परिस्थितियों में जूझने का या अपनी बात को कहने का सबसे बेहतरीन तरीका है। और इस मौन में कहने को शब्द नहीं होते, पर अगर आप ढूंढेंगे तो उसमें अथाह शब्द ही शब्द हैं। क्योंकि जब वेदना एकदम चरम पे होती है तो वो अपने शब्द खो देती है। तो इस मौन में से ही शब्द निकालना और उन्हें लिखने की मैं कोशिश करती हूँ। बस यही मेरी प्रेरणा है, मौन। भाई, ये बात सुन के तो आपकी बहुत मजा आया मुझे। मौन मौन भी एक तरह की भाषा है, लेकिन नारी मौन रह के भी बहुत बात कह जाती है। और जी नारियां बिल्कुल। कैसी भी विषम परिस्थितियां हो उसमें मौन धारण कर लेती हैं। आदमी तो फिर भी अपनी भड़ास निकाल देते हैं किसी न किसी रूप में, लेकिन नारी जो है हमेशा मौन रहती है कितनी भी विषम परिस्थितियां हो। बहुत बहुत अच्छा लगा आपकी ये बात बिल्कुल, सुन के। बहुत ही शालीन व्यवहार और प्रभावी भाषा है मौन। बहुत अच्छा लगा सुन के। चलिए, अयोध्या पीड़ा घन में आपने उन महिलाओं के मन की बात कही है जो राम के वनवास के बाद अयोध्या में रह गईं। क्या यह दृष्टिकोण एक लेखिका के रूप में आपके भीतर से आया या एक स्त्री के अनुभव से आया? कुछ इसके बारे में बताइए। नहीं, ये विषय मेरे मन में काफी बरसों से था और लेखिका के रूप में ही आया। पर इस विषय को मैंने लिखा और स्त्री होने का फायदा मैंने बहुत उठाया, क्योंकि इन पात्रों को मैंने बहुत करीबी से जिया और फिर उनकी अनुभूति को मैंने लिखा। तो ये स्त्री होने का फायदा मैंने लिया इस विषय पे। अब कैकई, कौशल्या, उर्मिला, इन पात्रों में से किसके दर्द या मौन ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया? कुछ कभी सोचा है इस विषय में? आपने बताइए। केकई, कौशल्या और उर्मिला जी, इन तीनों की पीड़ा को हम किसी की तुलना नहीं कर सकते। क्योंकि केकई माता की पीड़ा बिल्कुल अलग थी। 2 लाइन से मैं बताऊंगी कि जी। जब भरत को पता चलता है ननिहाल से आके कि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है और माता ने ऐसे वरदान मांगा है, तो वो बहुत भला बुरा कहते हैं माता को। तो उस वक्त केकई सोचती हैं, पुत्र तीक्ष्ण स्वर बाणों से केकई हुई कण कण। पुत्र तीक्ष्ण स्वर बाणों से केकई हुई कण कण, खुद को खोजे या पुत्र को, खुद को खोजे या पुत्र को सोच रही क्षण क्षण। देखिए कितनी पीड़ादायक बात है कि एक माँ ये सोच रही, क्या ये मेरा ही बेटा है जिसके लिए मैंने राजपाट मांगा है? और ये तो इतना सन्यासी है, मैंने अपना जन्मा बेटा नहीं समझा, उसे मैं जान ही नहीं पाई। ये अलग पीड़ा है। कौशल्या माँ जिनके महल में इतना गहमा गहमी रौनक थी, राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी और केकई माता के वरदान मांगने पे एकदम सुनसान हो गया। दशरथ जी की मृत्यु हो गई, राम लक्ष्मण सीता चले गए। उन पे क्या बीती होगी कि जब सारा महल ऐसे वीरान हो गया, तो वो क्या सोचती होंगी। तो 4 लाइन मैं बताती हूँ। इस किताब के शुरुआत में मैंने ये कौशल्या अश्रुघन एक कविता लिखी थी सबसे पहले इस विषय पे। तो उसकी 4 लाइनें हैं कौशल्या जी पे। सब धूमिल दिख रहा है, कौन सी ये धुंध है, विरह वेदना की जाप से मुस्कान हुई कुंद है। मलिन उदासी ढा गई चौखट द्वारों पर कहर, अश्रु जल से व्रत तोड़ती रानियां हर प्रहर।
तो ये कौशल्या माँ की पीड़ा थी कि उनकी नवव्याताएं बहुएं किस तरह से अश्रु जल से व्रत तोड़ रही थी, यानी आंसुओं से भीगे हुए थे। तो बहुत मुश्किल समय था उन स्त्रियों के लिए भी। बहुत सुंदर, बहुत मजा आ गया। और ये जो आपने कविता के रूप में जो कुछ पंक्तियां सुनाई, इनको जी सुन के तो बहुत ही एक दूसरा सा भाव पैदा हो गए मन में। जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद। कैकई, कौशल्या, उर्मिला, इन पात्रों ने जो कुछ सहा होगा हम तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात। आपने इन पात्रों पर पुस्तक लिखी और इन पात्रों की संवेदनाओं को लिखने का आपका मतलब ध्येय क्या था? कैसे कैसे आपने सोचा कि मैं इन पे पुस्तक लिखूं? क्योंकि ये बहुत ही ऐसे पात्र हैं जो हमेशा से जनमानस के जहन में रहे हैं। उन पे कुछ लिखना भी एक बड़ी हिम्मत का काम। जी, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले मैंने इस विषय पे कौशल्या अश्रुघन कविता लिखी थी, जिसकी अभी मैंने लाइन सुनाई। उसके बाद मुझे संतुष्टि नहीं हुई, उसके बाद मुझे लगा इस पे मैं और लिख सकती हूँ। तो फिर कुछ महीने मैंने इस पे थोड़ा सा स्टडी भी किया, थोड़ा सोचा विचारी की, और फिर उसके बाद मैंने पिछले साल ये पूरक पुस्तक लिखी। और इन पात्रों को समाज में लाने का ध्येय ही मेरा ये है कि आज के समाज में ये सारे जो गुण हैं, जो इन मांडवी, उर्मिला जी में जो सहनशीलता का गुण देखने को मिलता है, भाई भाई के प्रेम का जो गुण देखने को मिलता है, सास बहू जो कौशल्या माता और मांडवी ने किस तरह से अपने हक को कौशल्या माँ को समझाया और उनसे विनती की कि भाई आप मेरे को ये करना है भरत जी के लिए, तो किस तरह से, तो ये मेरा ध्येय था कि इन सारे किरदारों को समाज के सामने लाऊं। और जिस तरह से हम रामायण के और पात्रों की बात करते हैं, तो ये भी हमारी बातचीत का हिस्सा बने, क्योंकि इन्होंने भी वनवास सहा था, जो बहुत ही कम हम इन लोगों के बारे में जानते हैं और इन पात्रों के बारे में बातें ही बहुत कम होती। कौशल्या माँ, सुमित्रा माँ, कैकेयी माता को तो बड़े ही हे दृष्टि से हम देखते हैं, भाई उन्होंने काम ऐसा किया पर विधान ने उनको ये कार्य सौंपा था। पर जब मंथरा का माया जाल हटा होगा तब कैकेयी माता के ऊपर क्या बीती होगी, किसी ने ये नहीं जाना होगा। ये सब इस पुस्तक में आपको मिलेगा कि तब उन्हें कितनी ग्लानि का वो एहसास हुआ होगा कि ये मैंने क्या कर डाला। तो मेरा सिर्फ ध्येय ये था कि इन पात्रों को मैं समाज के सामने लाऊं। बहुत सुंदर। तो हम यहाँ एक गाने के लिए रुक जाते हैं, गाने का आनंद लेते हैं। जी बिल्कुल। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। जन्म जन्म से आंखें बिछाई तेरे लिए इन राहों ने, ओ मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। भोले भाले दिल को बहलाते रहे, तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे। भोले भाले दिल को बहलाते रहे, तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे। कभी कभी तो आवाज देकर मुझको जगाया ख्वाबों ने, ओ मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। अब सोनिका जी आगे चलते हैं। आपने रेडियो पर नवरात्रि की 9 देवियों का सुंदर व्याख्यान किया। रेडियो को एक माध्यम के रूप से आप कैसे देखती है?
या रिपीट कर रहा रेडियो हूँ? को मैं आज के समय में एक स्ट्रेस बस्टर के रूप में देखती हूँ और बहुत ही अच्छा माध्यम है ये कि हम चाहे राइटिंग कर रहे हो, किचन में काम कर रहे हो और खास तौर पे ड्राइविंग ड्राइविंग में तो बहुत ही आनंद आता है जब हमारे ये एफएम चल रहा होता है तो उसमें नटखट बातें, चटपटी बातें और गाने जब सुनते हैं आरजेस के तो वाकई में मजा आ जाता है। तो बहुत अच्छा स्ट्रेस बस्टर है रेडियो। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं जब बॉम्बे में पोस्टेड था तो वहां मुझे पता लगा था रेडियो की ये क्या यूटिलिटी है, जी क्योंकि बॉम्बे में बड़े लंबे ट्रैफिक जैम्स भी होते थे और बड़ा लंबा सफर भी होता था, 2-2 ढाई-ढाई घंटे सड़क पे चलना बिल्कुल पड़ता था। तो वहां पता लगा कि रेडियो और ये जो एफएम चैनल्स हैं ये कितनी इनकी यूटिलिटी है, कितना ये आपका साथ देते हैं। बिल्कुल सही बिल्कुल कह रही हैं। मेट्रोज में तो ऑनलाइन काव्य गोष्ठियों में आपकी भागीदारी और संचालन दोनों रहे। कविता का आपके जीवन में क्या स्थान है, क्या महत्व है? कुछ इसके बारे में बताएंगी? सरलता से विचारों को अभिव्यक्त करने की आजादी समझती हूँ मैं कविता को। उसका रूप कोई भी हो, शायरी भी हो सकता है, छंद भी हो सकता है, कम शब्दों में अधिक अर्थ बताती है। और जब अगर हम प्रतिभागी हों किसी कार्यक्रम में या संचालक हों तो हम्म, प्रस्तुति को बहुत ही प्रभावी बना देती है, एकदम अलंकृत कर देती है। जिस तरह से हम अपना ज्वेलरी से और मेकअप से खुद को आकर्षक बनाते हैं, उसी तरह से अपनी प्रस्तुति को हम कविता, छंद से प्रभावी बना देते हैं। तो उसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है मेरे लिए। ये बात आपकी मुझे बड़ी 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 प्रभावी लगी जी कि जिस तरह से हम अपने आप को ज्वेलरी से या जेवरातों से अलंकृत करते हैं, उसकी बजाय अगर कोई कविता बोल दे तो उसका स्थान या उसकी महत्ता एकदम बढ़ जाती है। वाह, क्या बात कही आपने! धन्यवाद। बहुत बढ़िया बात कही है। मतलब महिलाएं एक कोई महिला अगर एक कविता की लाइन सुना दे, उससे जी लोग बाग ज्यादा उसकी तरफ उसको देखेंगे, उसकी पहचान को पहचानेंगे। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल, अट्रैक्ट आपका होंगे। हाँ, अ, साहित्य का अ, सबसे बड़ा प्रभाव ही ये होता है। जहाँ साहित्य की हम्म, दो एक अच्छे साहित्य की 2-3 लाइनें भी आपने पढ़ दी, तो वो आप लोगों के मन पे कहीं न कहीं छाप छोड़ जाते हो लंबे समय तक। मैं देखा है ना गोष्ठियों में या इवन पार्टियों में, जो कोई गाना गा देता है या शेर व शायरी जी सुना हाँ, देता है या कविता अच्छी सुना देता है, उसकी एक अलग जगह बन जाती है। और बिल्कुल, बाकी बिल्कुल लोग सही। तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, अच्छी अच्छी ज्वेलरी यस। पहन के आते ही है। ये बिल्कुल सही बात है। मजा आ गया आपकी इस बात में मेरे को। बहुत बढ़िया बात, बड़ी ओरिजिनल सी बात है राधा। चलिए, आपके लेख समाज और मनोविज्ञान पर केंद्रित होते हैं। आज के समय में संवेदना और समाज को जोड़ने की आवश्यकता आप क्यों महसूस करती हैं और कैसे महसूस करती हैं? बताएंगे इसके बारे में? देखिए, संवेदना समाज की कुरीतियों से लड़ने और एक दूसरे की समस्या को समझने में सबसे बड़ी भूमिका अदा करती है। अगर मेरे में इमोशन नहीं है, तो मैं हम्म, सामने वाले की समस्या नहीं समझूंगी और जब मैं हम्म, सामने वाले की समस्या नहीं समझूंगी, तो वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी और हम्म, आजकल यही हो रहा है। आजकल युवाओं में ना तो समय है, समय की कमी है, भाग-दौड़ की ज़िंदगी है, इसीलिए संवेदनाओं की कमी हो रही है ना? और आदर्शों और मूल्यों के प्रति व्यक्ति को संवेदना ही संवेदनशील बनाती है और इसका सबसे अच्छा माध्यम साहित्य है, जिससे हम समाज को संवेदनशील बना सकते हैं। और मेरी हर कोशिश ये रहती है कि अपने लेखों में जो प्रैक्टिकल अप्रोच रखूं मैं। प्रैक्टिकल अप्रोच रख के अगर हम कुछ लेख या कोई भी रचना करते हैं तो वो निश्चय ही मन मस्तिष्क पे प्रभाव डालती है। और जैसा कि आपको मालूम है तलवार से भी ज्यादा प्रभावी कलम है। बड़े बड़े हम्म। आंदोलनों में बहुत सहायक रही है कलम। तो हम सबको इस दिशा में हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। कुछ ना कुछ इस तरह का समाज को संवेदनशील बनाए रखने के लिए हमें कुछ ना कुछ लिखते रहना चाहिए। तो इसीलिए मैं इमोशंस और इस पे लिखती हूँ। बहुत सुंदर। तो इसी इमोशन और संवेदनाओं के नाम पर हम यहाँ एक गाने का आनंद लेते हैं।
तेज कदम राही इस मोड़ से जाते हैं, कुछ सुस्त कदम रस्ते, कुछ तेज कदम राही। पत्थर की हवेली को शीशे के घरों में, तिनकों के नशे मन तक इस मोड़ से जाते हैं। इस मोड़ से जाते हैं। सोनिका जी, कोई ऐसे नाम जिनकी वजह से आपकी कला को ये नए डायमेंशंस या नए आयाम मिले, आपको शेयर करना चाहेंगे? ऐसे लोग जो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है, कुछ उनके बारे में बताएंगी? जी हाँ, अभिनय के क्षेत्र में तो मैं एक नाम बता ही चुकी हूँ, जो हमारे एमडी हैं, मिसेस सुमन चोपड़ा मैम। उनकी वजह से तो मैं अभिनय में आई ही, पर प्रमोद प्रमिल जी जो वरिष्ठ रंगकर्मी हैं और शॉर्ट फिल्में भी यहाँ डायरेक्ट और प्रोड्यूस करते हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। सबसे पहले रामलीला उन्होंने ही डायरेक्ट की थी महिलाओं की, और उन्होंने मुझे ये किरदार दिया था, और उन्होंने ही सबसे ज्यादा मेहनत की थी, क्योंकि मैं बहुत बड़ा जीरो थी अभिनय में, और जो उनका प्रोत्साहन रहा उसी वजह से मैंने किया। फिर अगले साल से फिर मैं अपनी हर साल में इम्प्रूव करती रही। और दूसरा हमारे आलोक सक्सेना जी हैं, वो भी बहुत एक्सपीरियंस सर हैं हमारे। उन्होंने अंधा युग डायरेक्ट किया था। उन्होंने बहुत बारीकी से मुझे कृष्ण जी की भाव भंगिमा, चलना फिरना, हाथ उठाना, किस तरह से आपको सौम्यता भी लानी है और एक तटस्थता भी लानी है, ये सब उन्होंने सिखाया था। तो ये 3 नाम बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जिन्होंने मेरे को बहुत कुछ सिखाया। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आपको क्या लगता है कि छोटे शहरों में भी अब महिलाएं मंच पर, उनको अवसर पहले की तुलना में अधिक मिलने लगे हैं, मंच तक आने के लिए अच्छे मिल रहे हैं, आपको आ सकती हैं? बिल्कुल लगता है आपको ऐसा? हाँ बिल्कुल, अब आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना भी है, और वैसे भी आजकल महिलाओं को काफी मंच मिल रहे हैं। अगर आप अपने हुनर को दिन प्रतिदिन तराशते रहें तो निश्चय ही आपको अच्छे मंच मिलते हैं। सही बात है। तो यहाँ फिर हम एक गाने के लिए रुक जाते हैं और एक जी। गाने का आनंद लेते हैं। या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। या दिल की सुनो दुनिया वालों। सोनिका जी, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, मुंशी प्रेमचंद्र काव्य सम्मान और ABKS अचीवर्स अवार्ड 2025 जैसी उपलब्धियां, इनमें से कौन सा सम्मान आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब है? और अगर करीब है तो क्यों? ऐसी क्या खास बात उस सम्मान में है? देखिए, वैसे तो हर माँ को अपने सारे बच्चे प्रिय होते हैं, पर अगर मैं ऐसे सोचूं तो मुझे लगता है ABKS अचीवर्स अवार्ड मेरे लिए थोड़ा सा ज्यादा खास होगा, क्योंकि जब आपकी कला को पब्लिकली अवार्ड देते हैं, पब्लिकली उसको पहचान दिलाते हैं, तो वो आपके लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि आपकी कम्युनिटी ने आपको सराहा है।
और ये सराहना बहुत बड़ी प्रेरणा है मेरे लिए। तो मेरे लिए ये अवार्ड थोड़ा सा ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन सम्मानों के बाद आपकी जिम्मेदारियां और अपेक्षाएं कैसे बदली? क्या कुछ परिवर्तन आता जाता है जब बहुत ज्यादा सम्मान मिलते जाते हैं अपने काम के प्रति, अपनी लाइफ के प्रति, ऐसा कुछ होता है क्या? जब अवार्ड मिलते हैं तो बस आपके लिए जिम्मेवारी ये बढ़ती है कि पहले से आपको बहुत ज्यादा बेहतर होना है और पहले से ज्यादा आपको समाज को भी कुछ देना है, क्योंकि समाज ने ही आपको दिया है। तो मेरे लिए ये एक चुनौती भी है कि मैं अपने ज्ञान को, अपने हुनर को और आगे ले जाऊं। हाँ, और उसमें आगे बढ़ाएं उस काम को, बिल्कुल सही बात। हाँ, तो अब हम करीब करीब आखिरी पायदान पर आ चुके हैं इस इंटरव्यू की, लेकिन उससे पहले कि मैं आपसे कुछ आखिर में सवाल करूं, एक हम जी, गाने के लिए छोटा सा पॉज ले लेते हैं। बिल्कुल। जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है, जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है, चाहे थोड़ी भी हो ये उम्र बड़ी होती है, चाहे थोड़ी भी हो ये उम्र बड़ी होती है, जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है। आज या तख्त या दौलत हो जमाने भर की, कौन सी चीज मोहब्बत से बड़ी होती है, कौन सी चीज मोहब्बत से बड़ी होती है, जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है, चाहे थोड़ी भी हो ये उम्र बड़ी होती है, जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है। सोनिका जी, एक गृहिणी, कलाकार और लेखिका, इन तीनों भूमिकाओं को निभाते हुए आज आप अपने जीवन में किस एक शब्द में परिभाषित करेंगी? संतुष्टि। इन तीनों भूमिकाओं को मैंने बहुत निभा रही हूँ और मुझे बहुत संतुष्टि होती है हर भूमिका में। बहुत बहुत बढ़िया बात कह दी आपने। आजकल बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो इस शब्द का यूज करते हैं कि मैं सेटिस्फाइड हूं या मैं संतुष्ट हूं। तो आपने तीनों जो अपनी भूमिकाएं हैं, इनके लिए एक ही शब्द बताते हुए बहुत ही बढ़िया और प्रभावी जवाब दिया है इस बात का, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमारे श्रोताओं में जो महिलाएं कला, लेखन या मंच से जुड़ना चाहती हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहती हैं? वो क्या करें, किस तरह से अपने में बदलाव लाएं या किस तरह से इस सारे चीजों से जुड़ें? देखिए, अगर किसी महिला में आप में कोई हुनर है तो आजकल सोशल मीडिया सबसे बड़ा आपका अस्त्र है। मैं कहूंगी कि आप उससे, सोशल मीडिया पे कई मंच हैं, आप उनसे जुड़ सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप ऑफलाइन भी जुड़ेंगे तो मेरा महिलाओं से यही कहना है, आप में जो भी हुनर है आप हमेशा अपने हुनर को दिखाएं दूसरों को, और अपने साथ आलोचक जरूर रखें। वो कहते हैं ना, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। हाँ। तो जब तक आपके पास आलोचक नहीं रहेंगे, आपके 2-3 दोस्त ऐसे होने चाहिए जो आपको असली रिव्यू दें आपके कला, चाहे आप लिखती हैं, चाहे डांस करती हैं, अभिनय करती हैं, कुछ भी करती हूँ, पर 2-3 दोस्त आपके ऐसे होने चाहिए जो रियल रिव्यू देते हैं। आप अपने हुनर को तराश सकते हो, और अगर कोई आपसे कहता है कि नहीं इसमें थोड़ा ऐसा और होना चाहिए, कभी भी उसको नेगेटिवली मत लो, हमेशा उसको पॉजिटिवली लो। तो आलोचना ही सफलता का सबसे अच्छा साधन है, माध्यम है। तार्किक आलोचना को हमेशा आप अपने हुनर में जगह दें, जिससे आपका हुनर हमेशा आगे बढ़ेगा। बहुत सुंदर। ये बात आपने बड़ी जोरदार कह दी कि सोशल मीडिया के आने के बाद से आपको बहुत सारे मंच मिल गए, या कुकिंग से लेकर कविता, शेर व शायरी, गायन और कराओके तो आजकल बहुत फेमस हो ही गया है, सब लोग गा ही रहे हैं आजकल।
तो आप आराम से लेखन उसमें हाँ अपने तराश सकते हैं अपने हुनर को, तराश फिर आप ऑफलाइन मंचों पे अपना प्रस्तुति दे सकते हैं। बिल्कुल सही, बहुत बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि आजकल तो ब्लॉग्स लिखने लग गए लोग, बाग लिख भी सकते हैं, हाँ, कविता भी लिख सकते हैं, कहानी भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। और ये सब घर के एनवायरनमेंट से आप बैठे बैठे सारा कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई हाँ, आपको अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा। अलग से टाइम नहीं देना पड़े, और मोबाइल हाथ में लिया और जब भी समय मिला और कुछ ना कुछ आपने लिखा। और पढ़ने के लिए भी आपके पास बहुत है, दूसरों के ब्लॉग्स हैं, दूसरों की कविताएं बहुत हैं कुछ है जो आपके पास, पढ़ अगर आप सकती हैं। चाहें तो बहुत कुछ कर सकते। महिलाओं के लिए तो एक पूरा दुनिया खुल गई है, अगर ये कहना चाहूँ तो मैं, बिल्कुल, अब इस आज सोशल मीडिया। गृहिणी ये नहीं है कि सिर्फ घर का ही काम कर रही है, पर हाँ हाँ, अपने शौक को जीने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सोशल मीडिया को पॉजिटिव वे में आप उसका यूज करें, फिर देखें आप कहाँ पहुंचते हैं। आप ये देखिए ना, कुकिंग के ही कितने सारे चैनल चल रहे हैं, हाँ वो उसी पे लोग बहुत बढ़िया यूट्यूब पे डाल डाल के कितना सफल हो रहे हैं। बहुत बिल्कुल, सही बात। कुकिंग है, आपका साहित्य है, पेंटिंग है, हम्म। डांस है, किसी में भी आप जा सकते तो सोनिका जी, आने वाले समय में आपकी कोई नई प्रोजेक्ट या नई परियोजना या किताब जिस पर आप काम कर रही हैं, तो कुछ बताएं हमें उसके बारे में। हाँ, जिस तरह से मेरी इस अयोध्या पीड़ा खंड को बहुत ही प्यार दिया पाठकों ने, तो अब मैं इस पे ही इसको मैं एक ड्रामा में कन्वर्ट कर रही हूँ और आने वाले दिनों में रंगमंच पे उतारने की तैयारी कर रही हूँ। तो देखिए, थोड़ा सा लंबा काम है, देखिए कब हो पाता है। ऑलमोस्ट चलिए। लिख चुका है ड्रामा, पर बस उसकी बाकी तैयारियां चालू हैं अभी। चलिए, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी इसके लिए आपकी। और धन्यवाद। अब हम बिल्कुल पायदान पे आखिरी पे आ गए हैं। तो श्रोताओं, आपने सुनी सोनिका कुलश्रेष्ठ जी की प्रेरक यात्रा, जहां एक गृहिणी ने अपने जीवन को केवल दिनचर्या तक सीमित नहीं रखा, बल्कि कला, साहित्य और मंच के जरिए समाज में संवेदना की नई धारा बहाई। अंधा युग के कृष्ण से लेकर अयोध्या पीड़ा घन की स्त्रियों तक, उन्हें हर किरदार में जीवन की गहराई और स्त्री की आत्मा की आवाज को शब्द दिए हैं। सोनिका जी, हमारी श्रोताओं की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप यूं ही शब्दों, भावनाओं, अभिनय से नई रोशनी फैलाती रहें। आप यहाँ आई, अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस माध्यम से जोड़ने का और श्रोताओं से जोड़ने का, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, अगर आपको आज का ये संवाद पसंद आया हो तो जुड़िए हमारे अगले एपिसोड में किसी नई प्रेरक कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं आलोक कुमार आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, शुभकामनाएं और शब्दों की इस यात्रा से जुड़े रहिए, क्योंकि हर कहानी में छिपा है एक नया आलोक। नमस्कार। जिंदगी के रंग हजार। दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे, आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना न भूलिएगा। छोटी सी हमारी कायनात बन गई।